गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी लोग उत्तल दर्पण द्वारा सूत्र का निगमन देखेंगे। इससे पहले कल के क्लास में आप सभी लोग अवतल दर्पण द्वारा सूत्र का निगमन जो कि फोकस दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है आप सभी लोग देख चुके हैं। इससे पहले आप सभी लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप सभी लोगों को जब भी यहाँ से हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाया करे सबसे पहले। और सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ शेयर भी कीजिए। अन्य बच्चों से भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आज का क्लास जो है उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन आप लोग कर चुके हैं। वही फार्मूला आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/f u का निगमन ही करना है। तो अवतल दर्पण के लिए किए, अब आज उत्तल दर्पण के लिए करेंगे कैसे होता है। तो देखिए एक उत्तल दर्पण आपका पहले से बना हुआ है, हमने बना रखा है पहले से। तो ये आपका उत्तल दर्पण है बेटा, ये M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। जो उत्तल दर्पण है इसका नाम रखा गया है M1 M2। इसके परावर्तक तल M1 M2 हैं। और दूसरी बात, इस जो उत्तल दर्पण है इसका फोकस F है। फोकस तो F है ही है, लेकिन ध्रुव P है, ये ध्रुव है, पोल है, ये पॉइंट जो है पोल ध्रुव है। और फोकस F है, ये वाला बिंदु फोकस हो गया। और ये वक्रता केंद्र C है। अब आपको ये देखनी है, तो पहली चीज आप इसमें जो भाषा लिखी जाती है वो लिख लीजिए कि माना कि एक M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। तो यहां लिखोगे माना कि M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। और इस उत्तल दर्पण का जो कॉन्वेक्स मिरर है, इस उत्तल दर्पण ये M1 M2 का वो ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। तो यहां लिख दीजिए जिसके ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। तो ये बात तो हो गई, वक्रता केंद्र तक की बात हो गई। अब आप देखते हैं इस दर्पण के सामने, इस उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु AB स्थित है, ये वस्तु है। और इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहीं बनता है। तो ये देखना है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए आप जानते हैं किरण आरेख के नियम की, वस्तु के किसी एक बिंदु से कम 2 आपतित किरणों को खींचना होता है। तो एक प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर ले गई, ये वाला AM, जो दर्पण के बिंदु इस पर M बिंदु पर टकराती है। और M से मुख अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ये किरण आई और यहां से टकराने के बाद इधर की ओर चली गई, फोकस से होकर आती हुई प्रतीत हुई। दूसरी बात, एक प्रकाश की किरण हम वक्रता केंद्र से लेकर जा रहे हैं, वक्रता केंद्र की ओर लेकर जाते हैं। तो इसका नियम आप भी उसमें प्रतिबिंब बनाने के नियम में आप पढ़ चुके हैं। यदि आप सभी लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, वहां से देख लीजिएगा तो सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली ये किरण दर्पण से यहां पर टकराने के बाद
अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है, क्योंकि ये जानते हैं अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो वो अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है, तो इसलिए अपने ही मार्ग पर वापस लौट गई। और दूसरी बात, दूसरी चीज ये है, अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये किरण इधर गई, ये किरण इधर चला गया, तो परावर्तित किरणों के कटान बिंदु पर ही प्रतिबिंब बनता है। इसलिए इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाइए और इसको बढ़ाए, इसको यहाँ से बढ़ाए इधर की ओर, ये तो एक परावर्तित किरण ये हुआ बेटा और एक परावर्तित किरण ये हुआ पीछे बढ़ाने पर, तो ये इस बिंदु पर काटती है यहाँ पे ये डैश, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ये डैश बी डैश। ये जो वस्तु रखी है ए बी का प्रतिबिंब ये डैश बी डैश ये बना, ठीक। क्योंकि आपको पता है कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ये भी पिछले क्लासों में हो चुके हैं, इसका भी मैं लिंक दे देता हूं, देख लीजिएगा आप सभी लोग। अगर नहीं देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये इस वीडियो को देखने से पहले पिछले वीडियो को देख लीजिए, तब बात ज़्यादा समझ में आएगी। यहाँ भी समझ में आएगा लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी। फिलहाल जो आवश्यक चीज़ होती है आपके लिए पिछला जानकारी के लिए, उसको मैं बता भी देता हूँ, लेकिन अगर वहाँ से जाके देखोगे तो वहाँ पूरा डिटेल में समझाया गया है। तो अब ये हो गया आपका जो वस्तु है ए बी, इसका प्रतिबिंब ये डैश बी डैश बना। तो अब इसमें ज़्यादा ना लिखने के बाद ये आपका देखते हैं एएम जो है ये बीसी रेखा जो है इसके समांतर है, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर है ही है, ठीक है, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर लगे हैं। तो थोड़ा सा इतना लिख दो कि उत्तल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु ए बी का आभासी प्रतिबिंब ये डैश बी डैश बनता है। इतना खाली लिखिए, ज़्यादा मत बढ़ाइए। तो यहाँ लिखिए उत्तल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु का दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु ए बी है, यहाँ ए बी भी कर लीजिए तो और अच्छी बात है। ए बी का आभासी प्रतिबिंब ये डैश बी डैश बनता है, ठीक। एक काम और करना है, बिंदु यम, ये जो आपतित किरण एम मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण को जिस बिंदु पर प्रक्षेप करती है यम बिंदु है, और इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है, ये लंब। तो इसके लिए लिखोगे mn परपेंडिकुलर BC खींचा। क्या लिखोगे? mn परपेंडिकुलर BC खींचा, मतलब जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण गई थी और दर्पण को जिस बिंदु पर प्रक्षेप करती उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देना है। तो ये लंब डाल दिया गया। तो इसके लिए हम लिख देते हैं कि mn इज परपेंडिकुलर BC खींचा, इतना भाषा लिखेंगे। उसके बाद अब अपना काम शुरू करेंगे मैथमेटिकल रूप का। तो ये आप सभी लोग नोट कर लें और इसको हम बोर्ड से हटा दें, मिटाल दें, ताकि जगह पर्याप्त मिल जाए, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है, लंबा ज़्यादा जगह लगेगी, इसलिए इसको हम हटा देते हैं बेटा, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब आगे आप देखिए क्या कंडीशन है, कैसे हम प्रूफ करेंगे, तो ध्यान से समझिए। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। फिलहाल ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि समझ में सारी बातें आ जाए, और कहीं से भी कोई परेशानी होती है, बात कोई नहीं समझ पाते हैं, तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं या हमारे नंबर पर फ़ोन करके बता सकते हैं, हम आपको समझा देंगे। मोबाइल नंबर मैंने कई बार बता दिया है, आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हो तो फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ देख लीजिएगा। तो अब देखिए, हमें सबसे पहले एक त्रिभुज ABC ये त्रिभुज बनना है। देखो ध्यान से, जहाँ मार्कर चल रहा है ये ABC,
ये बी सी इस त्रिभुज को लेके इस त्रिभुज के साथ और इसके साथ एक त्रिभुज ये लेंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, इसको दोनों को समरूप प्रूफ करेंगे। और समरूप सिद्ध करने के लिए आपको अवतल में बताए भी थे, यहां फिर सिद्ध कर सकते हैं, कर दीजिए। और नहीं करते तो लिख दीजिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज हैं, तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, दोनों बात है, लेकिन हम कर देते हैं। तो देखिए यहां लिखोगे त्रिभुज ए बी सी तथा ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी में, ठीक है, बी डैश से बेटा। अब देखो त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए दो कोण को बराबर दिखाना होता है, ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले बताया जा चुका है। तो एक कोण ये 90 अंश का बनेगा और एक कोण ये इस त्रिभुज का, मतलब ए बी सी में देखिए ट्रायंगल ए बी सी में इस त्रिभुज में ये एंगल समकोण है और ये डैश बी डैश सी में ये कोण समकोण है। तो इस कोण का नाम तो लिखोगे ए बी सी और इस कोण का नाम लिखोगे ये डैश बी डैश सी। तो यहां लिखिए एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश सी। कारण लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रत्येक समकोण, प्रत्येक समकोण। एक कोण हो गया बेटा, अब आपको दूसरा कोण बराबर दिखाना है, तो दूसरा कोण सोचो कौन सा है। ये त्रिभुज, ये कोण दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। मैं नीचे एक ऐसे बना लेता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। जैसे एक त्रिभुज मेरा ये हो गया, यहां से देख रहे हैं ये त्रिभुज बना आपका ये, और इसी में एक छोटा त्रिभुज यहां से रेखा खींच ले तो एक त्रिभुज ये बना। ये त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज का भी कोण बन रहा है। देखो अब छोटे वाले को ही देख रहे हैं तो इसमें भी है और बड़े वाले में भी देखते हैं तो ये कोण है। जब ये कोण दोनों त्रिभुजों में है तो बराबर तो होगा, तो इसलिए इस वाले बड़े वाले त्रिभुज के लिए इस कोण का नाम लिखा जाएगा, ये से स्टार्ट करोगे ए सी बी। छोटे वाले के लिए लिखोगे ये डैश सी बी डैश। ठीक, तो कोण ये हो जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी ए डैश, नहीं ए बी सी नहीं लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे ए सी बी। थोड़ी सी गलती सुधारिए, ए सी बी और इसको लिखा जाएगा ए डैश सी बी डैश। कारण इसका होता है उभयनिष्ठ, जो चीज दोनों में होता है कॉमन होता है उसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ या कॉमन, उभयनिष्ठ। ठीक, बात हो गई। ये तो जब दो कोण बराबर हुए तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब दोनों त्रिभुज ये समरूप हो गया तो ट्रायंगल ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। अब बात फिर वही आई बेटा कि कल मैंने बताया था कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। मतलब पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार बराबर पहले त्रिभुज का कर्ण अपान दूसरे त्रिभुज का कर्ण। ये होता है समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो ये चीज आप जानते ही हैं क्योंकि पिछला क्लास में चर्चा हो चुकी है। तो यहाँ भी कर्ण से हमें कोई लेना देना नहीं है, केवल लंब और आधार से है। तो इसलिए ये हो जाएगा ए बी बटे ये पहले त्रिभुज का परपेंडिकुलर लंब हुआ, दूसरे त्रिभुज का लंब होगा ए डैश बी डैश। तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर पहले त्रिभुज का आधार, तो पहले त्रिभुज का आधार ये हो जाएगा बी सी। बी से सी तक का इस त्रिभुज का आधार बनना है तो ये होगा बी सी बटे दूसरे त्रिभुज का आधार जो होगा, ये दूसरा त्रिभुज आपका ये है ए बी डैश सी वाला, ये वाला है। तो आधार इसका यहां से यहां तक का होगा बी डैश से सी तक की लंबाई। तो ये लिखेंगे हम बी डैश सी। इतने बात है, कर्ण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ए बी अपान ए डैश बी, ए डैश बी नहीं रहेगा, ये ए डैश
बी डैश रहेगा बेटा, ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपान बी डैश सी। दूसरी बात फिर आ गई, बिल्कुल सेम कंडीशन उसी पर है, थोड़ा सा डिफरेंस है दर्पण में। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन एक ही बात होती है, एक ही तरह से है। तो हमने उस दिन कल भी बताया था कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके बीच की लंबवत दूरी बराबर होगी। तो ए बी लंबवत यहाँ है और यमन यहाँ है, तो मतलब ए बी और यमन क्या है, बराबर हैं। इसलिए इस समीकरण जो आपको मिला इसमें ए बी के प्लेस पर यमन लिख लेना है। नीचे यहां दिखा दीजिए, चूंकि एम पैरेलल टू बी सी, इसलिए मतलब एम रेखा BC के क्या है, समांतर है, क्योंकि एम मुख अक्ष के समांतर खींची गई आपतित किरण है और ये मुख अक्ष है, तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। इसलिए AB और AMN क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए AB बराबर यमन हो जाएगा। तो इस वाला जो रिलेशन मिला इसमें, इस संबंध में आपको AB के प्लेस पर खाली यमन लिख देना है, क्योंकि AB बराबर यमन है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया बेटा यमन अपान ये डैश बी डैश इज इक्वल टू BC अपान बी डैश सी, और इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए और यहीं पर छोड़ दीजिए, इसका काम हो गया समाप्त। अब आगे थोड़ी जरूरत पड़ेगी, तो इसके बाद अब हम दूसरे त्रिभुज पर विचार करते हैं, कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें छोटे छोटे त्रिभुज बन गए हैं। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यम यन यफ, ये ध्यान से देखिए, मार्कर कहाँ चल रहा है, यम यन यफ, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये दिखाई दे रहा है सबको। दूसरा त्रिभुज बन रहा है ये डैश बी डैश एफ, बहुत छोटा सा है, तो ध्यान से देखना है ये। तो इस एम एन एफ के साथ ट्रायंगल लेंगे ये डैश बी डैश एफ, और इस दोनों को भी समरूप करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, वही कंडीशन है भी। तो यहां ले लो ट्रायंगल यम एन एफ तथा ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ में। तो देखो बेटा, अब आप देखिए यम एन एफ एक बार फिर देख लो, एम एन एफ ये वाला त्रिभुज हो गया और ये डैश बी डैश एफ ये वाला त्रिभुज हो गया। अब दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है, तो ये कोण बराबर है ही है, कोण यम एन एफ इज इक्वल टू है एंगल ए डैश बी डैश एफ। कारण है प्रत्येक समकोण, मैं भी दिखा रहा हूं, प्रत्येक समकोण। तो देखो ये कोण हुआ यम एन एफ, ये वाला एंगल हुआ, ये कोण समकोण है ही है, और इस त्रिभुज का जो ए डैश बी डैश एफ है, इसका ये कोण समकोण है। तो ये जो समकोण है तो दोनों बराबर होंगे ही। अब ये कोण ये होगा, ये वाला एंगल ये दोनों त्रिभुज में है, इस बड़े वाले त्रिभुज में भी पड़ रहा है और छोटे वाले त्रिभुज में, अर्थात यम एन एफ में भी ये कोण है और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में भी है। तो ये कोण उभयनिष्ठ होने के कारण बराबर होगा। तो ट्रायंगल यम एन एफ के लिए इस कोण का नाम लिखा जाएगा, यम से स्टार्ट करोगे यम एफ एन, और छोटे वाले के लिए बड़े मतलब ए डैश बी डैश एफ के लिए लिखा जाएगा ए डैश एफ बी डैश। समझ में आया? तो ट्रायंगल यम एफ एन बराबर हो जाएगा ट्रायंगल ए डैश एफ बी डैश। ठीक, कारण यहां फिर कॉमन वाली बात आएगी, तो उभयनिष्ठ लिखेंगे, उभयनिष्ठ। ठीक, ये बात हो गई। तो जब बेटा इस त्रिभुज के भी दो कोण बराबर हैं, तो ये भी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो वही कंडीशन। तो देखिए बेटा, नीचे जगह कम है, इसलिए मैं यहां लिखता हूं, ये काम करता हूं। इसलिए
ट्रायंगल थोड़ा और इधर आके तो देखिए त्रिभुज यम यन, चलो ठीक, ये इतना ये जान ही गए लिखा है, इसको हम मिटा लेते हैं ताकि जगह मिल जाए, जगह कम पड़ रहा है बेटा इसलिए। तो देखिए ट्रायंगल यम यन यफ समरूप हो जाएगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो फिर वही काम, क्योंकि आप जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब ये जब संगत त्रिभुज है, मतलब समरूप हो गई, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, मतलब पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब। तो जो बड़ा वाला त्रिभुज है एम एन एफ, ये वाला इसका जो परपेंडिकुलर होगा लंब होगा एम एन होगा, क्या होगा एम एन। तो ये हो गया एम एन बेटा, एम एन अपान दूसरे त्रिभुज का लंब, तो दूसरे त्रिभुज ये छोटा वाला ए डैश बी डैश एफ का जो लंब है ए डैश बी डैश है, तो ये हो गया ए डैश बी डैश बराबर पहले त्रिभुज का आधार रहेगा, तो पहला त्रिभुज यही है एम एन एफ, इसमें लिया गया है तो इसका आधार ये होगा एन से एफ तक का एन एफ, तो ये हो गया एन एफ। दोबारा दूसरे त्रिभुज बटे दूसरे त्रिभुज का आधार, तो दूसरा त्रिभुज आपका है बेटा ए डैश बी डैश एफ, तो इसका आधार बी डैश एफ है, तो अपान ये हो जाएगा बी डैश एफ। अब हम करते ये हैं समीकरण फर्स्ट से देखते हैं, अगर हम तो समीकरण फर्स्ट मेरा ये यहाँ पे है, ये देख रहे हैं आप, और इसमें आप देख रहे हैं कि एम एन अपान ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपान बी डैश सी है, और यहाँ भी एम एन अपान ए डैश बी डैश है। तो ये जो एम एन अपान ए डैश बी डैश है, इसके स्थान पर इसका मान रख देते हैं यहाँ से एम एन बटे ए डैश बी डैश बराबर क्या है बी सी बटे बी डैश सी, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ बी सी अपान बी डैश सी। तो ये आपका हो गया बी सी अपान बी डैश सी इज इक्वल टू एन एफ अपान बी डैश एफ, ये बात हो गई। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब इधर का काम हुआ खत्म, इसको जल्दी कीजिए नोट, और इसको मैं दूं मिटाल ताकि जगह बोर्ड पर खाली हो जाए। तो अब देखिए अब हमें एक काम और करना है कि एन एफ जो है ये एन एफ लिखा गया है, एन से एफ की लंबाई को पी एफ लिखना है। तो इसके लिए भी रूल्स आपके पास हैं, बताया गया है कि यदि दर्पण का द्वारक क्या हो, बहुत छोटा हो, तो बात हमने समझाई थी उसमें। तो यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो एन एफ की लंबाई पी एफ की लंबाई के लगभग में बराबर होती है। एक्यूरेट तो बराबर नहीं होती है, लेकिन लगभग में बराबर हो जाता है। तो यहाँ एक छोटा सा नोट्स लिख लो, और उस नोट्स में लिखा जाएगा यदि दर्पण अत्यंत छोटा हो या दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, दर्पण है बेटा का द्वारक छोटा हो तो एन एफ बराबर पी एफ लगभग में लिख लीजिएगा, नहीं लिखते हैं तो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगभग में बराबर होता है, एक्यूरेट बराबर नहीं होता है। अब आप देखिए दर्पण का द्वारक जैसे जैसे छोटा करते चले जाएंगे एन बिंदु एफ पी के पास में आता चला जाएगा। अब दर्पण इतने बड़ा ले लिया जाए तो यहीं पर लंब होगा, तो ये पी इसके समीप आ जाएगा, और इस पर इसके पिछले क्लास में चर्चा की गई है, इसलिए ज़्यादा नहीं चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा। तो अब ये बी सी अपान बी डैश सी और जो इक्वल टू जो इसमें ये एन एफ है ये तो लिखा गया, और एन एफ के स्थान पर पी एफ कर दिए, पी एफ
और ये हो गया बी डैश सी। अब यहाँ से आपको काम करना है, थोड़ा अब और अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब थोड़ा सा और क्रिटिकल काम होने वाला है। अब बात ये है, जैसे बेटा लिखा हुआ BC, तो BC की लंबाई कितनी है मान लेते हैं। BC को हमें नाप करके लिखना। सपोज दैट मेरे पास कोई नापने वाला मापक यंत्र है और मुझे BC की लंबाई नापनी है, B से C तक की लंबाई माप करके लिखनी है, तो कैसे लिखोगे? वैसे तो हम नाप लेते हैं पटरी से या स्केल से, B से C तक नाप लिए या C से B तक नाप लिए, हो गया। लेकिन जो चिन्ह प्रपाटी है उस क्लास में ये बताया गया है चिन्ह प्रपाटी में कि जो दर्पण वाली जो कोई भी दूरी नापी जाएगी वो आपको मुख्य अक्ष है उसके अनुदिश और ध्रुव से नापेंगे। मतलब दर्पण की समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से स्टार्ट करना होता है और मुख्य अक्ष के अनुदिश नापना होता है। तो लंबाई आपको नापनी है BC, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? P से। कहाँ से? P से। तो ये कैसे काम चलेगा? तो आप यही सोचेंगे, करना है अब आपको नाप के ही बताना। मान लीजिए मैंने ही कह दिया कि नाप के बताओ कितनी लंबाई है, तो क्या करोगे? तो आप ये करेंगे कि ध्रुव से शुरू करना है, P से इधर B तक नाप लो। तो मान लेते हैं P से B तक नाप लिया, आया 10 सेंटीमीटर, चलो ठीक है, इसको नोट कर लिया। फिर P से इधर, फिर लेकिन अब C इधर वाला छूट गया, तो आपको ध्रुव से ही तो नापना है, तो P से इधर भी नाप लो। मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर आया। अब आपसे पूछा जाए कितना हुआ, तो दोनों को क्या कर लोगे? जोड़ लोगे। मतलब 15 और 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो यही काम करना है आपको, P से B तक और P से C तक। तो जो BC है उसको हम लिख सकते हैं, P से B तक नापे वो लंबाई मान लेते हैं PB या BP, कुछ भी लिख लो, PB प्लस PC। तो ये जो BC है, BC के स्थान पर क्या आप PB प्लस PC लिख सकते हैं? बात समझ में आया? ये BC है तो BC को क्या लिखेंगे? PB प्लस PC। BC के स्थान पर लिख देंगे PB प्लस PC अपान B डैश C। अब B डैश C नापनी है बेटा, फिर इसको भी देख लीजिए। B डैश C, ध्यान दीजिए कैसे नापेंगे, बताओ, सोचो। तो अब B डैश PC, B डैश C है, तो B डैश ये है और C ये है। इस लंबाई को यहां से यहां तक की लंबाई नाप के बतानी है। कितना सेंटीमीटर है ये बताना है, मान लेते हैं। कंडीशन वही, दर्पण के ध्रुव से स्टार्ट करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो इसके लिए आपको ये करना है हमारे ख्याल से कि P से नापो, C तक ले आओ, तो ये हो जाएगा PC, P से C तक, और चाहिए इतना तो पूरा हो गया, और P से B डैश तक नाप लो तो वो हो जाएगा PB डैश। तो PC में से PB डैश घटा दो, मतलब यहां से पूरे में से ये पूरा हो गया PC, इसमें से इतना घटा दिया गया, तो इधर क्या बचेगा? B डैश C। तो इसी प्रकार से B डैश C के स्थान पर लिखा जाएगा PC माइनस PB डैश। क्या लिखोगे? PC माइनस PB डैश। बात ध्यान से समझिएगा, ये तो PF है तो ये तो सीधे हो गया, इसमें कोई कन्वर्ट नहीं होगा। P से F तक की लंबाई नापनी, तो P से स्टार्ट को F तक सीधे हो गया। उसके बाद B डैश C है, B डैश C है, नहीं ये B डैश C नहीं होना चाहिए, ठीक, ये B डैश F रहेगा बेटा, गलती से लिख गया है, B डैश F रहेगा, ठीक है। तो B डैश F की लंबाई सोचो क्या होगा? B डैश F की लंबाई सोचे क्या होगा? ठीक, तो देखो B डैश यहां पे है और F यहां पे है, तो B डैश F ये इतनी लंबाई,
तो ध्रुव से ही नापना है, तो बी डैश एफ के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, पी एफ माइनस पी बी डैश, मतलब पी से पी एफ तक नाप लो तो ये हो गया पी एफ, लेकिन ये यहां से यहां तक की हो गई। जरूरत मुझे इतनी की है, मार्कर देखो चल रहा है जहां पे बी डैश एफ की जरूरत है, तो इतना इस पूरे में से इतना निकाल दें, तो ये क्या होगा पी बी डैश, तो माइनस पी बी डैश, तो बी डैश एफ को लिखा जाएगा पी एफ माइनस पी बी डैश। ठीक, अब आगे देखिए, अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, जैसे जैसे आगे काम बढ़ता जाएगा ध्यान आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ना चाहिए। देखो दर्पण के ध्रुव से वह तक की दूरी u होती है और u हमेशा माइनस u होता है। ये आपको हम बहुत पहले के क्लास में बता चुके हैं कि दर्पण के ध्रुव से जो वस्तु की दूरी होती है वो u होता है, और ये भी चिन्ह प्रपार्टी में पढ़े हैं कि u का मान u जो होता है हमेशा ऋण चिन्ह के साथ ले आता है, क्योंकि वस्तु को जो हम होता है क्या करते हैं, दर्पण के सामने ही रखते हैं, सम्मुख रखते हैं। बाकी सारी चीजें आपको पता है कैसे, अगर नहीं पता है तो फिर देखिएगा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में आज। तो इधर वाला ये होगा ऋणात्मक। दूसरी चीज आप देखिए, अब बेटा ये देखो, तो ये हो गया फोकस या ये हो गया प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बना, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जो आपकी कहलाती है वो b से डिनोट किया आता है, और ये b होगा क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब नहीं आभासी प्रतिबिंब है। आभासी के लिए b का मान पॉजिटिव प्लस चिन्ह के साथ रहता है, या यही ध्यान रखो क्योंकि ये आपको बताएगा ध्रुव से दाहिनी ओर की दूरी धन चिन्ह के साथ, बाईं ओर के दूरी जो क्या होगी ऋण चिन्ह के साथ, कहीं से भी आपके दिमाग में आना चाहिए। तो ये हो गया बेटा, ये इतना यहां से यहां तक का ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी भी हो गई। ध्रुव से फोकस की दूरी, ये ध्रुव हो गया यहां से, और फोकस की दूरी एफ कहलाती है, ये भी स्मॉल एफ कैपिटल में ही, स्मॉल एफ प्लस में ही रहेगा। और ये दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी त्रिज्या कहलाती है, आर वक्रता त्रिज्या, तो ये एफ है बेटा। और यहां से लेकर यहां तक का ये आपका जो लंबाई होगी ये कहलाएगी आर। और हमने कल बताया था कि आर इज इक्वल टू क्या होता है 2f, तो आर ना लिख के हम यहाँ क्या लिख लेते हैं 2f, क्योंकि सूत्र में f u और v ही चाहिए। ये काम आपका हो गया, और ये सारे मान उठा के लाके यहाँ पे आपको रख लेना है। तो कैसे देखिए, अब देखो यहाँ PB है, तो PB बेटा P से B तक ये PB, तो क्या है PB माइनस u है, ये क्या है माइनस u, तो यहाँ PB के प्लेस पर लिखा माइनस u, थोड़ा बड़ा लिखे ना, तो माइनस u, और ये प्लस है PC, तो देखो बेटा PC, P और C इसके बीच की दूरी क्या है 2f, तो ये हो गया 2f, और अपान PC फिर है, तो PC 2f ही है, कोई ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया 2f, और आपका ये हो गया माइनस है PB डैश, तो PB डैश को देखो क्या है बताओ जल्दी, PB डैश क्या है, तो देखो PB डैश ये यहां से प्रतिबिंब तक की दूरी, ये देखो PB डैश ये V है, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी V है, तो यहां लिखा जाएगा आपका B, फिर आपका बराबर, और ये है PF, तो PF आप देख पा रहे हैं F है, P से F तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव तक की दूरी F दिखाया गया है यहाँ पे, और फिर यहाँ PF, तो यहाँ भी F रहेगा, माइनस PB डैश,
ठीक, माइनस पी बी डैश, तो पी बी डैश आपका देखो, तो पी बी डैश ये हो गया, तो पी बी डैश फिर क्या है, यू है, बी है बेटा, बी है, बी तो बी हो गया। अब इसका करना क्या है, आपको क्रॉस गुणा करा देना है, इस माइनस यू प्लस 2f का f माइनस बी से गुणा करा दो और 2f माइनस बी का f से गुणा करा दो, मतलब इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा होगा। तो ये लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस यू प्लस 2f, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में f माइनस बी, और ये बराबर का निशान लगा दिए, और यहाँ लिख लीजिए f इंटू 2f माइनस बी। अब इसको मल्टीप्लाई कराओ, फिर सरल कर लो, फार्मूला आपका आ जाएगा। तो माइनस यू से f का जब गुणा कराओगे तो माइनस एफ यू बचेगा होगा, और माइनस यू से माइनस बी का, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस यू और बी का मल्टीप्लाई यू बी, फिर 2f का f से गुणा कराओगे तो प्लस प्लस का प्लस, और ये हो जाएगा 2f स्क्वायर, फिर 2f से माइनस बी का गुणा कराओगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 2f और b का गुणा हो जाएगा 2fb बराबर f से, ये बराबर लगा दिया, अब इसका मल्टीप्लाई होना है तो f से 2f का मल्टीप्लाई 2f स्क्वायर, और f से माइनस b का मल्टीप्लाई माइनस fb। देखो 2f स्क्वायर हो गया, कैंसिल दोनों तरफ था। अब जो बचा एक बार लिख लो, तो बचा यहाँ माइनस एफ यू प्लस यू बी और माइनस 2fb बराबर उधर बचा माइनस fb। अब आपको ये ध्यान रखना, करना क्या है कि ub वाले टर्म्स को LHS में रखिए, बाकी शेष टर्म को RHS में ले जाइए, मतलब दाएं पक्ष में ले जाओ। तो मैंने ub को यहाँ रोका, नीचे दिखेगा सभी को बराबर या नहीं दिखेगा, दिखेगा ठीक। तो देखो ub बराबर, अब बाकी को उधर ले जाना है तो माइनस एफ यू को उधर ले जाते हैं, पहले तो माइनस एफ यू जाएगा तो प्लस एफ यू हो जाएगा, और फिर माइनस 2fb जाएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस 2fb, और ये fb इधर है माइनस में तो माइनस में ही रहेगा fb। अब और नीचे लिखेंगे तो नहीं दिखाई देगा, इसलिए ऊपर जो है पोर्शन उसको मिटा देते हैं। जल्दी से नोट करो, जल्दी नोट कीजिए। अब बात ये हो गई, देखो चलो अब इसको सरल कीजिए थोड़ा सा। तो देखो बेटा, ये ub बराबर एफ यू प्लस 2fb माइनस fb है, तो ub तो है ही है, बराबर एफ यू है, और ये देखो प्लस 2fb माइनस fb, तो 2fb में से एक fb माइनस हो जाएगा, घटा दोगे तो 2fb में से एक fb घटाओगे तो क्या बचेगा, एक fb, मतलब fb बचेगा। अब आपको काम ये करना है कि प्रत्येक पद में एफ यू बी से डिवाइड कर दीजिए, एफ यू बी से डिवाइड करना है, ठीक। किससे भाग करना है, एफ यू बी से। तो यहां लिखो प्रत्येक पद में एफ यू बी से भाग करने पर, जब भाग आप करेंगे तो देखो इसको क्या लिखोगे, यू बी है तो इसको लिखा जाएगा यू बी अपान एफ यू बी, बराबर एफ यू है तो इसको लिखोगे एफ यू अपान एफ यू बी, हर एक पद में भाग करना है ना, और एफ बी अपान एफ यू बी। अब देखो जो चीज कट रहा हो, मतलब कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल करो, बाकी शेष बचेगा वही आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि यूबी से यूबी कैंसिल होगा, यहाँ एफ यू से एफ यू कैंसिल होगा, यहाँ बी से बी और एफ से एफ।
तो यहाँ ऊपर बचा 1, नीचे क्या बचा F, बराबर यहाँ ऊपर बचा 1, नीचे क्या बचा V, और यहाँ प्लस ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा U। देखो U नहीं कैंसिल हुआ है, U। तो यही उत्तल दर्पण के फोकस दूरी का सूत्र है। चूंकि ये गोलीय दर्पण का फार्मूला है, क्योंकि उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों के लिए एक ही फार्मूला 1/F = 1/B + 1/F होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख सकते हो, यही गोलीय लिखो या उत्तल लिखो, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी, फोकस दूरी का सूत्र है। ठीक, ये काम हुआ खत्म। इस तरह से दोनों दर्पणों के लिए, अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन आप सभी लोग देख चुके हैं। अब ये चीज आपको कैसे समझेंगे, इसके लिए आप इस वीडियो को देखो, साथ साथ में नोट्स बनाओ, उसके बाद फिर आप अपने मन से स्वयं करते कीजिए। देखिए, अगर बात ध्यान से देखे होंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और अगर नहीं देखे होंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी तो दोबारा फिर देख लीजिए, या फिर आप कोई बात नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं या फ़ोन करके भी बता सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए 9918060776 है। ठीक, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो अगले क्लास में हम आवर्धन पढ़ेंगे। कल का क्लास जो होगा वो आवर्धन होगा। आवर्धन बहुत ढंग से समझना होगा, तब ये फार्मूला और आवर्धन का प्रयोग करते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो कल के क्लास में हम फिर मिलेंगे मैग्नीफिकेशन अर्थात आवर्धन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।